हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हाल चाल। तो बच्चा पार्टी, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जहां पर हमने वैल्यू एडेड मेथड को कंसेप्चुअली समझ के क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस कर लिए थे। मतलब वैल्यू एडेड मेथड हमने वहां पर पैक कर दिया था। आज बारी है इनकम मेथड की। आज हम इनकम मेथड को समझ के उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उसे भी पैक करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ फटाफट कंसेप्चुअली इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको तो ये मेथड ऑलरेडी आता है, क्या भैया कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया आपको? अभी तो आपने पढ़ाया भी नहीं और वीडियो तो भी शुरू हुई है, तो हमें कैसे आता है ये मेथड? बच्चों समझो, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है ना बेटा? क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। पढ़ा ना हमने कि भैया किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि एक प्रोड्यूसर लेता है कहां से? हाउस होल्ड से, राइट? जिसके बदले में प्रोड्यूसर जो है वो हाउस होल्ड को क्या देता है भैया? फैक्टर पेमेंट। क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर पेमेंट, जो कि हाउस होल्ड की क्या होती है बेटा? इनकम होती है। तो वहीं से बना है हमारा ये इनकम मेथड। तो कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट मिलती है बेटा? लैंड पर रेंट, लेबर को वेजेस या सैलरी देते हैं ना, कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। याद आया कुछ? तो बेटा जब इन सभी चीजों को आप ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका इनकम मेथड। तो इन सबको अगर आपने ऐड कर दिया ना तो आपके पास आएगा एनडीपी एट एफसी। यहां से निकलता है एनडीपी एट एफसी, सिंपल वर्ड में। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि हमारे इनकम मेथड में इस तरह किस तरह से लिखा हुआ है। इन चीजों को है यही चीजें, बट लिखने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है बच्चों, चलिए रीड कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इनकम मेथड जो है हमारा क्या कहता है? नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन द टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट की भैया फैक्टर पेमेंट के टर्म में हम यहां पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। किसको करते हैं हम फैक्टर पेमेंट? टू द ऑनर, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो ऑनर है हाउस होल्ड, उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इजी भैया, हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितनी भी फैक्टर पेमेंट की गई है, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सबको ऐड करने पर हम लोगों के पास इनकम मेथड से नेशनल इनकम आ जाता है। इजी, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से निकलता क्या है बेटा? एनडीपी एट एफसी। क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। ध्यान रखना, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एफसी निकलता है, बट इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप नेशनल इनकम में कन्वर्जन कर पाओगे, फिर जो भी क्वेश्चन ने पूछा है वो कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आपको पता है एनडीपी एट एफसी आपको दे रखा है, आपको नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब एन
P at FC निकालना है। सब कुछ तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, बस D को N में करना है, और D को N में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, NFIA को ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब देख लेते हैं कि फैक्टर इनकम को हम क्लासीफाई किस तरह से करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सब कुछ वही है, बस नाम चेंज कर दिया गया है और क्लासीफाई कर दिया गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। भैया एम्प्लॉइज को कंपनसेशन, जो लेबर था उसको हम वेजेस और सैलरी पे कर रहे थे, याद है, ये वही है। ठीक है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जिसके अंदर चार चीजें आएगी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, देखो आ गया ना, जो भी कैश में आपने वेजेस और सैलरी उसको पे करी है वो। दूसरा, कैश की जगह कभी कभी हम ना पेमेंट कर देते हैं किसमें, काइंड में। काइंड मतलब क्या है, कैश की जगह कुछ और पे कर दिया, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, ठीक है, कार सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो ऐसे ही अगर आप कैश की जगह कुछ और प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे बोलते हैं काइंड। ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, आपको पता है ना पीएफ होते हैं, प्रोविडेंट फंड। उस प्रोविडेंट फंड में ना जो एम्प्लॉयर है वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करता है। अरे बस समझ में, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हिस्सा एम्प्लॉयर का है, जो एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा ऐड किया है, उस पैसे को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ही इंक्लूड करोगे, क्योंकि भैया डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पे कर रहा है ना, अभी नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा उसको। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिमेंबर दिस थिंग, ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिल रही है भाई, इतने साल तक आपके ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है उस एम्प्लॉय ने, जिसके बदले में आप उसे पेंशन दे रहे हो। ठीक है, तो सर्व करने के बदले में उसे पेंशन दे रहे हो, ध्यान ना, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये सब इसके अंदर नहीं आएगी, केवल कौन सी पेंशन, जो रिटायरमेंट पे मिल रही है। तो इन चारों चीजों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब आपको याद है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है, इन तीनों को एक हेड के अंदर डाल दिया, उसको नाम दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, बस और कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ गए रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इजी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान रखना, इस प्रॉफिट के अंदर भी ना तीन सब हेड है। पहला आता है डिविडेंड, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो बांट दिया गया, अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया गया, उसको बोलते हैं डिविडेंड। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये टैक्स होता है जो डिडक्ट होता है, ठीक है, वो। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक तो हिस्सा बांट दिया था और कुछ पार्ट ऐसा था जो नहीं बांटा था, जिसको हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने पर क्या आता है, प्रॉफिट होता है ना, कि प्रॉफिट का ही तीनों पार्ट है। इजी, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कभी कभी प्रॉफिट ना देकर ये तीन पार्ट आपको दे देगा। चलिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आता है मिक्स्ड इनकम। कभी कभी बच्चों हम लोग ना क्लासीफाई नहीं कर पाते कि लेबर कितना है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगा हुआ है और रेंट कितना होना चाहिए था, मतलब क्लासीफाई नहीं कर पाते आप लोग। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाता हूं, मेरा ही इंस्टीट्यूट है खुद का, तो यहां पर मैं कितना लेबर की तरह काम कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट मेरा है, या फिर मेरी जगह जहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पे कितना मुझे रेंट लेना चाहिए, यहाँ पे क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, मीनिंग इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, अपना काम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वहां पर क्लासीफाई करना मुश्किल होता है। दिस इनकम है मिक्सचर ऑफ वेजेस, क्योंकि इनकी जो इनकम होती है वो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब मिलके आती है ना, तो इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आ गया। चलो, तो एक बार फटाफट मैं आपको याद करा देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इनकम मेथड से क्या निकल के आता है, एन डी पी एट एफ सी, याद है। अभी एनडीपी एट एफ सी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में ऐड करना है ऑपरेटिंग सरप्लस,
उसमें ऐड करना है मिक्स्ड इनकम। देखा जाए तो 3 ही तो हेडिंग है, इन तीनों को ऐड करने से एनडीपीएफसी आ जाता है। अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या आता है बेटा? जो वेजेस एंड सैलरी आपने पे करी है इन कैश, जो कैश में पे करी है। दूसरा, जो आपने पेमेंट करी है इन काइंड, वो आएगा। और साथ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना, एम्प्लॉय का नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो पेंशन आप पे करते हो ऑन रिटायरमेंट, ध्यान रखना केवल रिटायरमेंट वाली आएगी, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन वो सब नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के भी हमारे पास 3 पार्ट है। डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। इजी, यही पढ़ा हमने, सबको ऐड कर दिया तो एनडीपीएफसी आ गया। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया। अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसको बहुत ध्यान से दिमाग खोल के सुन लेना। अगर आपको हेडिंग दे रखी है तो सब हेड को इंक्लूड नहीं करना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हेडिंग दे रखी है तो सब हेड को इंक्लूड नहीं करना। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। जैसे अगर आपको कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है तो आपको इनमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रखना इस बात को। सिमिलरली अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आपको इनमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। अगेन, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो आपको इन तीनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने हेडिंग को इंक्लूड कर लिया तो इसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, इसके अंदर ये तीनों आ चुके हैं, इसके अंदर ये तीनों आ चुके हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर हेडिंग दे रखी है तो सब हेड को इंक्लूड नहीं करना। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? यहां से क्या निकाला था? एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी से नेशनल इनकम पे जाना है, मतलब एनएनपी एट एफसी पे जाना है। तो देखो एन सेम है, बस इस डी को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? एन में। इसके लिए आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इजी है ना? ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको डी से एन पे जाना है तो आप एन एफ आई ए ऐड कर दोगे। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहला, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर अर्निंग, जिसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं, मतलब जिसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा। 2 तरह के ट्रांसफर होते हैं, एक बायलैटरल, एक यूनिलेटरल। बायलैटरल मतलब लेने का देना है, अगर आपने कुछ प्रोवाइड किया है तो उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड यूनिलेटरल कौन सी होती है? जो वन साइडेड पेमेंट्स होती है, जिसके बदले में कुछ नहीं मिलता, जैसे डोनेशन हो गया, ठीक है, गिफ्ट्स हो गए। इजी। तो उसी में आता है हमारा ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस। इन सबको आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि इसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। आगे बात समझ में? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, हमें समझनी चाहिए कि इलीगल एक्टिविटी से कोई इनकम है तो उसको आप अपनी नेशनल इनकम में तो कैलकुलेट नहीं करोगे ना। अगर ऐसा होगा तो फिर तो पाकिस्तान की इनकम पता नहीं कितनी होगी, ठीक है।
तो इलीगल एक्टिविटी से अगर कुछ भी इनकम हो रही है, थेफ्ट से, गैम्बलिंग से, या फिर किसी तरह की और इनकम जनरेट हो रही है, जैसे ब्लैक मनी हो गई, ठीक है ना, इन सबको आप इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि इसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इजी। चलिए अगला, कंपनसेशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। ये हमने वैल्यू एड मेथड में भी पढ़ा था कि भैया सेकंड हैंड गुड्स को तो इंक्लूड नहीं करते, बट उसके ऊपर उसको परचेज करने या सेल करने पे जो कंपनसेशन पे की है, ब्रोकरेज पे की गई है, उन सबको आप इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अगला, ब्रोकरेज इन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड। जब आप शेयर और बॉन्ड को बेचते हो तो कुछ अमाउंट आपको एज कंपनसेशन मान लो पे करना होता है किसको, ब्रोकर को। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रोकरेज, और इसके ऊपर जो ब्रोकरेज पे की जाएगी उसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। इनकम इन टर्म ऑफ विंडफॉल गेन्स लाइक फ्रॉम लॉटरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज देयर इज नो वैल्यू एडिशन। ठीक है। कैपिटल गेन इज ऑल्सो नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम। ध्यान रखना कि भैया आपको कोई गेन हो गया, लॉटरी लग गई, या फिर जो कैपिटल गेन होता है जो प्रॉपर्टी वगैरह के सेल करने पे होता है, उसे आप इंक्लूड नहीं करोगे। आगे बात समझ में? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, इंपोर्टेड रेंट ऑफ ऑनर्स ऑक्युपाइड हाउस। इसके बारे में हम वैल्यू एड मेथड में भी बात कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। भैया वो घर जहां पर मालिक रह रहा है, अगर वहां पर मालिक नहीं रहता, ऑनर नहीं रहता, तो उस जगह को आप रेंट पे दे सकते थे, वहां से आपको कुछ इनकम मिलती, हाँ या नहीं? तो इसीलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस हाउस की जहां पर ऑनर रह रहा है, उसकी जो रेंटल वैल्यू है, उसे हम इंक्लूड करेंगे किसमें? नेशनल इनकम में। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो आपने पे करा है बेटा आउट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। भैया जो इनकम टैक्स आपने पे कर दिया उसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे। ध्यान रखना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में से पे करा है उसे इंक्लूड नहीं करोगे। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। corresponding to production for self consumption, ठीक है, this there should be generation of income in the economy, it should taken to account। जो भी आपने कुछ प्रोडक्शन करा है किसके लिए? सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको आप इंक्लूड करोगे। ध्यान रखना, गुड्स को इंक्लूड करोगे, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करोगे। चलो बच्चों फटाफट रिवाइज करते हैं, आप भी मेरे से बोलना तभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो ट्रांसफर इनकम है हमारे पास, जैसे ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, इन सबको इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि इनके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है। अगला, इलीगल एक्टिविटी जैसे थेफ्ट, गैम्बलिंग, ब्लैक मनी, इन सबको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इनका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनको इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर? अगला, कमीशन जो आपने पे करी है सेकंड हैंड गुड्स के परचेज और सेल पर, उसे इंक्लूड किया जाएगा, सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली आपने जो ब्रोकरेज पे करी है सेल और परचेज पे शेयर और बॉन्ड की, उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई लॉटरी लग गई, कोई कैपिटल गेन हो गया, उसे इंक्लूड नहीं करना। ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जो है ऑनर का, उसका जो इंपोर्टेड रेंट है उसे इंक्लूड किया जाएगा, याद रखना। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो इनकम टैक्स पे करा है आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर से, उसे इंक्लूड नहीं करना। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला, जो भी प्रोडक्शन किया आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको इंक्लूड किया जाएगा। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, तो फटाफट अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहा है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। आपको पता निकलता क्या है हमारे पास इनकम मेथड से? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तो हम एनडीपी एट एफसी निकाल लेते हैं पहले। चलिए, पहला आइटम दे रखा है हमारे पास वेजेस। वेजेस किसका पार्ट है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का। ठीक है ना। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय अगर दे रखा है मुझे, तो मैं वेजेस को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि हेड दे रखा है तो सब हेड इंक्लूड नहीं होंगे। तो नहीं दे रखा तो ठीक है, वेजेस इंक्लूड कर लेते हैं। कितना अमाउंट है? 10,000 प्लस रेंट। रेंट किसका पार्ट है?
ऑपरेटिंग सरप्लस का, क्या दे रखा है? नहीं दे रखा, तो रेंट इंक्लूड कर लेते हैं। सिमिलरली इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद दे रखा है डिविडेंड। अब डिविडेंड किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का तो पार्ट है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो दिया नहीं है, और साथ में प्रॉफिट का पार्ट है, तो प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो डिविडेंड इंक्लूड नहीं होगा। क्या दे रखा है प्रॉफिट? नहीं, तो बाकी तीनों आइटम इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो डिविडेंड इंक्लूड कर लेते हैं। कितना है डिविडेंड? 3000 प्लस उसके बाद डिविडेंड के बाद क्या है? मिक्स इनकम। मिक्स इनकम इंक्लूड होगी बेटा। मिक्स इनकम कितनी है आपकी? 400 रुपए। चलिए, इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि किसका? प्रॉफिट का तो पार्ट है ये। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर ने पीएफ में डाला है, किसके? एम्प्लॉय के। ये इंक्लूड होता है ना, ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का ही पार्ट होता है। ठीक है, अगला कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स इंक्लूड होगा, और उसके बाद एनएफआईए। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, एनएफआईए को बाद में देखेंगे, क्योंकि आपको पता है एनडीपेड एफसी के लिए एनएफआईए कोई रोल नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ऐड कर लेते हैं। 10 और 5 15,000, 15 और 3 18,000, 18 और ये आ गया 19,000, 19,800, 19,800 हमारा एनडीपी एफसी आ गया। फर्स्ट पार्ट निकल गया हमारा। अब क्या करना है मुझे? सेकंड पार्ट में एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है, किसमें? एनएनपी एट एफसी में। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डी को एन करना है बस, है ना? तो मुझे क्या करना है? एनडीपी एट एफसी में मैं ऐड कर दूंगा क्या? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो चलिए 19,800 में एनएफआईए कितना दे रखा है मुझे? 1000। ऐड कर देता हूं मैं, तो क्या आ गया? 20,800। इजी हो गया, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमने अपना इनकम मेथड भी कंप्लीट कर लिया है। चीजों को आसान रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में मुश्किलें बढ़ाने के लिए तो पूरी कायनात लगी हुई है, आपका भाई चीजों को आसान करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, दैट्स इट, दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो तो आपका भाई अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका भाई आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। टेंशन नहीं लेनी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी। बस आपको क्या करना है? डेली बेसिस पे इस शेड्यूल के साथ अपने भाई के साथ जुड़कर पढ़ाई करनी है, और साथ में अपने भाई का सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे होगा? वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को हर उस बच्चे के साथ शेयर कर दो जो अपनी 12th की पढ़ाई शुरू कर चुका है और जिसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। उसे बताओ शर्मा जी कॉमर्स वाले फैमिली का पार्ट बन जा। यहाँ पर हम चीजों को सिंपल रखते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।